आदाब नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। कल और आज में बड़े वाकयात हुए हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक वाकया तो कराची कॉन्फ्रेंस का है, उसमें किसकी जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत का क्या किरदार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें अब तक तो नाकाम है और आइंदा भी नाकाम लगती हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल होंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर ईरान ने जो पिछले 24 घंटों में आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद जिससे रद्द का रद्द-ए-अमल दिया है, उसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो उनकी शहादत की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके नतीजे में सब कुछ शुरू हुआ। गुज़िश्ता रोज़ से जो हुआ हमला तो उससे पहले हो गया था, और जो हमले का गुज़िश्ता रोज़ का जो था ऐलान, अर्ली मॉर्निंग या रात गए कहने सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया, बल्कि पहले नेतन्याहू ने ऐलान किया और फिर सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ईरानी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ईरानी हुकूमत ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि एक तस्दीक के बाद, मुकम्मल तस्दीक के बाद ये बताया कि जी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जाम शहादत तोश पा लिया। ईरानी हुकूमत का ये पैगाम था। और डॉक्टर अली लारेजानी को, जो स्पीकर हैं ईरानी नेशनल असम्बली के, उनको ये नई जिम्मेदारी दे दी कि वो अमूरी की काउंसिल की तश्कील के लिए वो जब तक इंतखाब नहीं हो जाता नए रहबर का, वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे। मसूद पेज़ेश्कियान के बारे में भी ये बताया गया, लेकिन कल उनका एक वीडियो पैगाम आ गया, तो इस तरह जो है ना वो लेकिन स्टिल उनके बारे में इसराइल वगैरह दावा कर रहे हैं। अमरीका कहता है कि 48 लोग मार दिए हैं। बहर कल अमरीकी सदर ने जब ये कहा और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे मेरी तवक्को के मुताबिक रद्द-ए-अमल नहीं है, तो रद्द-ए-अमल तो कल फिर दिखाया कराची में। नाज़रीन, उसका एक सबसे शदीद रद्द-ए-अमल आया। ईरान चूंकि ईरानी इनकलाब के बाद एक डिसिप्लिन कौम है, उनके रजियात या उसमें इंतहा पसंदी अपनी जगह या उनका शदीद रद्द-ए-अमल अपनी जगह। ईरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 5000 साल पुरानी डिप्लोमेसी है, हार्ड नेगोशिएटर हैं, लेकिन वो दूरदर्श जो है ना उस नहीं रखते सोच, और फौरी तौर पर जो है वो फैसला करके इश्तियाल में आ जाते हैं। हो सकता है बात दुरुस्त हो, लेकिन कल कराची में पाकिस्तानियों ने यह साबित किया कि ईरानी तो पता नहीं कैसे हैं, लेकिन हम बड़े जज्बाती हैं। इस्लामाबाद में भी जो है एहतजाज हुआ। जब जो लोगों को पता चला, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, उसके बाद तोड़-फोड़ भी हुई। फिर अफवाहें फैलाई गई कि ये धमाका हो गया, वो वहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया, रात गए तक ये अफवाहें जारी रही। लाहौर में भी धमाका हुआ। इस्लामाबाद में तो लोग जाना चाहते थे अमरीकी सफारत खाने। मोहसिन नकवी ने कल वज़ीर दाखिला होने का हक अदा किया, और वो आए, सामने लोगों के सामने खड़े हुए, लोगों से बात की उन्होंने। लोगों ने कई दफ़ा तो ऐसा लगा कि उन पर शायद लोग तशद्दुद के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन वो घबराए नहीं, और फिर बिलाखिर लोग जो है रात को मुंतशिर होकर घरों को चले गए। आज निस्बत आज पीस रहा है इस्लामाबाद में। लाहौर में भी यही हुआ। लोगों ने कॉन्सुलेट में दाखिल होने की कोशिश की, और लेकिन कोशिश नहीं की, लेकिन कराची में यह हुआ कि कॉन्सुलेट में घुस गए। अब पहले कॉन्सुलेट में घुस जाने की बात करते हैं कि कॉन्सुलेट में घुस गए, और उसके बाद फिर कुछ नौजवानों ने पहले जाके अंदर लाठियों से खिड़कियों पर वार किए। खिड़कियां उनकी बहुत मजबूत शीशे की हैं, अनब्रेकेबल शीशा होता है, लेकिन उन्होंने उस पर वार किए तो शीशे पे दरारों के निशाना देखे जा सकते हैं वीडियो में। बुलेट प्रूफ भी हैं कई शीशे उनके, उन पर भी बहरहाल निशान तो पड़ जाता है ना, जब आप जोर से डंडा मारेंगे तो निशान तो पड़ जाएगा। उसके बाद फिर 8 जो है ना अफराद के हलाक होने की खबर आई। कुछ लोग तो उसको 16 कह रहे हैं, कुछ 17 कह रहे हैं, कुछ 30 कह रहे हैं, लेकिन जो कंफर्म है वो 8 है। और उसमें और फिर ये हुकूमत पाकिस्तान पर, सिर्फ खासतौर पर सिंध हुकूमत पर मलबा गिराने की कोशिश हुई। सिंध हुकूमत की जनाब नाअहली है, उसको चीज दो, फाड़ दो, कूट दो, मार दो, निकाल दो, बस यही है। ये कोई नहीं सोचता कि हमने किया क्या है। अब हम आपको, चूंकि मैं डिप्लोमेटिक बीट कवर करता हूँ, इसलिए तमाम जो सेंसिटिविटीज हैं उनसे भी वाकिफ हूँ। इशू ये है कि एक बाहमी मुआहदा होता है कि आपने कितने कॉन्सुलेट खोलने, कहाँ खोलने, ये तो बाहमी मुआहदा होता है। डिप्लोमेट्री में खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो टिट फॉर टैट होता है कि अगर 6 आदमी उनके होंगे तो 6 हमारे होंगे, 2 कॉन्सुलेट उनके होंगे तो 2 हमारे होंगे। अगर उनका 10 कॉन्सुलेट है तो हमारे भी 10 ही होंगे, और अमला भी बराबर होगा। और फिर उसमें जो स्टाफ होगा वो भी
जिन जिन अदारों से वहां से आएगा उन अदारों से यहाँ से भी जाएगा, ये भी सब तय होता है। लेकिन आप देखिए कि मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा तो नहीं है तो कॉमर्स से, अगर इकनॉमिक उसकी बात है, माशी ताउन की, तो वजारत खजाना से, वीज़े का इशू है तो दाखिला से, वीज़ा उसका पासपोर्ट रिन्यूअल का या जो शनाख्ती का रिन्यूअल है उसका, तो फिर नादरा से इस तरह होता है। लेकिन एक और ये जब ये बानी माहदे के तहत जब ये वजूद में आ जाते हैं तो फिर ये खुद ब खुद एक और कन्वेंशन के तहत आ जाते हैं। उस कन्वेंशन का नाम है जनीवा कन्वेंशन। जनीवा कन्वेंशन पाबंद करता है कि कोई भी मुल्क की एम्बेसी जो है वो इसलिए कि वो एम्बेसडर को जो है वो किसी खौफ के बगैर दूसरे मुल्क में खिदमत अंजाम देने के लिए मौका फराम करने की बात है। ये दुनिया ने सोच विचार कर बनाया और ये आज के नहीं है, ये जब से डिप्लोमेसी का आगाज है जनीवा कन्वेंशन वक्त से डेवलप भी हो रहे हैं। जनीवा कन्वेंशन ये कहते हैं कि जो एम्बेसी है जिसके वो काउंसलेट है वो उस मुल्क की मिल्कियत है, वो प्रॉपर्टी जब तक वहाँ वो काउंसलेट है वो उस मुल्क का हिस्सा समझा जाएगा। आप जिस मुल्क में वो है वहाँ का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। यानी कराची काउंसलेट जो है वो अमेरिका का हिस्सा समझा जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। अब इसमें एक सेंसिटिविटी है, जब आप वहाँ दाखिल हो जाते हैं, पुलिस को मारते कूदते हैं बाहर, तो पुलिस आपको बाहर रोक सकती है, जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपको बाहर रोक सकती है। लेकिन जब आप अंदर घुस गए तो फिर अंदर जो है वो पाकिस्तान पुलिस दाखिल नहीं हो सकती जब तक के जो जिस मुल्क का भी है, ये तो अमेरिका का था, लेकिन जिस मुल्क का भी सफारत खाना हो या काउंसलेट हो, वो जब तक काउंसल जनरल या सफीर नहीं कहेगा अंदर पुलिस नहीं आ सकती, सिक्योरिटी नहीं आ सकती, पाकिस्तानी वो उस मुल्क की फौज भी नहीं जा सकती। हमने बारहा देखा है, न्यूयॉर्क में मुजाहरे होते हैं और सिक्योरिटी बाहर खड़ी रहती है और तोड़ फोड़ करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन अब वो अंदर घुस जाए तो फिर सिक्योरिटी अंदर नहीं घुस सकती, अंदर से फिर पाकिस्तानी हुकाम भी उनसे बात करते हैं। ये होता है, हमेशा से होता है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि हम अपने बरतानिया से एक जो है ना वो डिप्लोमेटिक कवर में एक हमारे अफसर थे तो उसको लेकर आए थे। वो हर अफसर को डिप्लोमेटिक कवर नहीं होता। मिसाल के तौर पर वजारत तिजारत के जो लोग होंगे कॉमर्स के लिए, वो उनको डिप्लोमेटिक कवर बास को दे दिया जाता है, बास को नहीं दिया जाता, क्योंकि जब वो जरूरत पड़ेगी तो तब उनको डिप्लोमेटिक कवर दिया जाता है। तो हम उनको डिप्लोमेटिक कवर में वापस भी ले आए थे। तो ये हम बहुत अपने आप को गालियां बकने के बड़े शौकीन हैं, और ये हम अमेरिका के आगे लेट गए, उसके आगे लेट गए। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कन्वेंशन है जिसको अमेरिका भी नहीं कर सकता। अमेरिका का दबाव अपनी जगह होता है, लेकिन अमेरिका अपने मुल्क में उनके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता उस जेनीवा कन्वेंशन की। तो अब घुस गए, अब उसके बाद की क्या सूरत आती, चूंकि अब कंट्रोल था काउंसलेट के पास, तो काउंसलेट में अमेरिकन सबमरीन भी, अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ जहाँ भी इस खत्ते में रखते हैं वो अपनी सिक्योरिटी भी रखते हैं। बरतानिया में भी वो अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी उनके लॉ के मुताबिक जरूरी है। तो वो सबमरीन्स थे वहाँ, वो आए। अच्छा, पहले जब डंडे मारे गए तो वो चुप रहे, लेकिन हमारे नौजवानों ने पिस्तौल निकाले। फिर एक नौजवान को मैंने देखा, वो लग तो मुझे पश्तून रहा था, लेकिन हो सकता है गोरे चिट्टे रंग की वजह से दिख रहा हो, और तस्वीर में ज्यादा पता नहीं चलता, हो सकता है कुछ किसी और उसका हो, लिंग्विस्टिक ग्रुप का। उसने वो पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ। अब आप बुलेट प्रूफ पहन के जाएंगे तो मशकूक तो होंगे, और आप पिस्तौल निकाल के फायरिंग शुरू कर देंगे तो फिर आपका हमला जो है ना वो उनके ऊपर हमला तस्वुर होगा, और फिर उनका ये राइट जो है वो फायक हो जाता है कि वो जवाब में आपको जवाब देना चाहे, जवाब में आप गोली लगे, आप मर जाए, तो उसका कोई केस नहीं हो सकता। ये दुनिया भर में होता है, और इसीलिए एहतियात की जाती है। हम एहतियात करने का कहते हैं लोगों को, क्योंकि ये आपकी मुल्क की रेपुटेशन का भी मामला है। अब वहां आप घुस गए, ईरानियों का रद्दमल आप देखें, लाखों लोग निकले सड़कों पर, लाखों लोगों ने एहतजाज किया, खामोश एहतजाज किया, नारे लगाए, उन्होंने वापस घरों को चले गए। जनाजे में लाखों लोग आए, पूरे तमाम मुल्क के ईरान में लोग निकले जनाजे के वक्त भी, लेकिन वो उन्होंने एक गमला नहीं तोड़ा, किसी एम्बेसी पर अटैक नहीं किया, किसी एम्बेसी को खतरे में नहीं डाला, तो चले गए। हालांकि शहादत तो ज्यादा बड़ा नुकसान तो उनका है ना, ईरान के रहबर थे वो, ईरानी हुकूमत के भी रहबर थे। बहरहाल अब वो इसमें यहाँ सेनेटर मुश्ताक जो है वो यहाँ भी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी उन्होंने खतरे में डालने की कोशिश की है। मेरा कमेंट है, मेरा गुमान है, क्योंकि बाकी लोगों ने उतना नहीं किया। शहनशाह गद्दी साहब ने किया, कुछ और उलमा ने लोगों को तमुल की दरख्वास्त की, वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनको उनके पैरोकारों ने उनको फॉलो किया।
लेकिन यहाँ भी उन्होंने तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की, लेकिन कराची को भी वो मुतालबा करते रहे। अब कराची से एक बात तो है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जो जुलूस वहां लेकर गए थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने हुकूमत को यकीनदानी कराई होगी कि हम नहीं है, ये सामने आना चाहिए। वो नौजवान शनाख्त होकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिनके हाथों में पिस्तौल थे, उनको पकड़ा जाना चाहिए। जब आप अपना घर पूरा कर लेंगे तो फिर आप अमरीकी हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं कि अपने सबमरीन जो है ना उनके खिलाफ केस चलाएं। उनके खिलाफ केस चल सकता है, लेकिन वो अमेरिका में चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता। वो केस आप बनाएंगे, उसके बाद वो अमेरिका में चलेगा, आपका सफारत खाना उसको जो है वो फॉलो करेगा, उसके बाद ही कोई काम हो सकता है, वरना उसकी भी गुंजाइश बहुत थोड़ी है। वो हालात डिपेंड करता है एविडेंस पर, कि अगर एविडेंस में आप पहले फायरिंग कर रहे हैं और वो उन्होंने बाद में किया, तो फिर वो उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ये भी एक बड़ा मसला है। हम अपने आप को गालियां बकते हैं, अपनी हुकूमतों को करते हैं, लेकिन अब हमारी हुकूमत का क्या कसूर? अगर आप किसी के घर में जाकर फायरिंग करना शुरू कर दे तो वो जवाब में आपको गोली मार दे तो उसको सजाए मौत नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानी कानून में भी है। और आप उनकी टेरिटरी में घुस गए, उनके घर में घुस गए, आपने एक इंटरनेशनल ब्लंडर किया। इंटरनेशनल ब्लंडर का मतलब ये है कि आपने अपने मुल्क को भी बदनाम किया। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जो कल अपनी जानों से गए नौजवान थे। नौजवान मौत का बहुत दुख होता है। हमें तो खैर बूढ़े, चूंकि हम पुराने ट्रेडिशन के लोग हैं, तो बुजुर्ग भी जब फौत होते हैं तो मुझे तो उनका भी दुख होता है, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों को अपने सर पर नहीं देखा। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। ये बहुत जरूरी होता है कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। लेकिन ये वाकया जो है ना, अब पाकिस्तान के गले पड़ सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। आज एक आला सिक्योरिटी ऑफिशियल से जो है ना वो मीडिया की टॉक दी हुई, उन्होंने उसमें ईरान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। पाकिस्तान ने ईरान के हमलों की जो अरब दुनिया पर है, उनकी भी पाकिस्तान ने मजम्मत की, लेकिन ईरान पर जो हमले हुए हैं, अली खामनेई साहब की शहादत, उस पर भी हमने खुलकर मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था। जो चीन और रूस ने भी जिसकी हिमायत की, हमारा ही मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा बेहतर था। तो ईरान उसकी जो है वो शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हम ईरान के हवाले से हमने एक मुतदिल खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रखी है ताकि मसले को हल किया जाए। अब दुनिया तो ये चाहती है कि ईरान भी एटम बम चला दे। ईरान के पास एटम बम नहीं है। अली खामनेई साहब झूठ, मेरे तजुर्बे में नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो। उन्होंने फतवा जारी किया था, ईरान ने कोई एटम बम नहीं बनाया। ईरान ने एटम बम बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। झूठ बोलते हैं इसराइली और अमेरिकन सदर या इसराइली वज़ीर आज़म, ये झूठ बोलते हैं। हाँ, उनके बैलिस्टिक मिसाइल थे। वो क्यों थे भाई? जब आप उनके यहाँ रिजीम चेंज की कोशिश करेंगे तो उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, आप उनके यहाँ हमले की कोशिश करेंगे तो उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। इसराइल को खुली इजाज़त दे दें कि वो मलिया मेट करता फिरे सबको, और जैसे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, आकर ईरानियों का भी करे, और पूरे मशरिक़ वस्ता को खतरे में डाल दे। ईरान तो कहता फिर ना, अमरीकी सफ़ीर ने कहा ना कि उसका हक है कि वो सारे मशरिक़ वस्ता पर कब्जा कर ले। नरेंद्र मोदी ने उसकी हिमायत कर दी है। अरबों के लिए भी ये पैगाम है कि जिस नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ऊपर कुछ अर्सा पहले तक वो देते थे सबकत, वो ये कह रहा है इसराइल को कि जाओ सारी अरब दुनिया पर कब्जा कर लो। बहरहाल अब अरब दुनिया पर कब्जे की बात है तो एक जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो तो बहुत ही जो है ना वो चौंका देने वाले हैं। ईरान को, जाहिर सी बात है, ईरान के रहबर की शहादत हुई, उनके नज़दीक सबसे बड़ी शहादत है। अब उनको जवाब देना था, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अब्राहम लिंकन को बिठा दिया। वो जो शिप है, नेवल शिप फ्लीट है वो बाकायदा, उसमें आके तैयारे जो ना नेवल फ्लीट है वो तैयारे आकर लैंड करते हैं और फिर वहाँ से प्रवास करते हैं। रिफ्यूल होने के बाद असला भी ले लेते हैं। वो उसका रनवे उन्होंने उड़ा दिया। एक और शिप को भी फारिग कर दिया, वो भी पीछे जा रहा है। फिर बहरीन में कतर में, यूएई में, ख़ास तौर पर यूएई में उन्होंने ज्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको नुकसान पहुँचाया है। अब भाग रही है दुनिया मुत्तहिदा अरब अमारात से। पाकिस्तान ने बहरहाल ईरान को मशवरा दिया कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा करे, लेकिन ईरान का ये कहना, ईरानी वजीर खारजा ने अपने तमाम काउंटर पार्ट से मुलाकात गुफ्तगू की जिनके यहाँ उन्होंने हमले किए। यूएई ने ईरान का सफारत खाना बंद कर दिया, सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। सऊदी अरेबिया ने, कतर ने और बाकी किसी मुल्क ने नहीं किए। कुवैत में भी मजेदार सिचुएशन हुई। ईरान के वज़ीर खारजा की कुवैत से भी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो अड्डा है हम इसको तबाह करेंगे। लेकिन कुवैत में और ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जब कुवैत तो हाई अलर्ट पर चला गया था जब पहला ईरानी मिसाइल गिरा था,
उसके बाद उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑन कर दिया था। अब अमेरिकी जंगी तैयारों ने जब उसके ऊपर प्रवास की साउंड बैरियर पर जाकर, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम खुद ब खुद हरकत में आ गया। उन्होंने 3 अमेरिकी तैयारे मार गिराए, जिसमें इतना तो यही है कि तीनों F-16 है, लेकिन अगर नहीं है तो एक F-16 जो है ना वो उसकी कंफर्म की जा रही है। और तीनों जहाजों का गिरना जो है वो अमेरिकी सैनिकों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पायलट का उन्होंने कहा कि हमने बचा लिया। नुकसान बहुत भारी है। ईरान ने यह दावा किया है कि 560 ईरानी फौजी हमने मार दिए, अमेरिकी फौजी मार दिए हैं। अमेरिका को क्या कह रहे हैं एग्जैजरेटेड फिगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए। जंगों में ये होता है, अपना मोराल बुलंद रखने के लिए अपने नुकसान को कम से कम जाहिर किया जाता है। एक बड़ी सिग्निफिकेंट कामयाबी जो ईरान ने हासिल की, एक तो उन्होंने हैफा और मशरकी यरूशलेम, तल अवीव और बाकी शहरों पर बमबारी की है। बहुत बुरी तरह का नुकसान पहुंचाया इसराइल को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाया और बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। हत्ता कि अब तो वीडियोज आ रही हैं कि वो जेर जमीन बंकर में छुप कर वो यहूदी जो है वो दुआएं मांग रहे हैं। कल वो अली खामनेई की शहादत पर जो है वो डांस करके तो खुशी का इजहार कर रहे थे। आज वही बाबा जो कल भी था वीडियो में, आज मैंने देखा वो दुआएं मांग रहा है उल्टा लेटा हुआ। तो ये जो है ना इसका नतीजा हुआ। नेतन्याहू का दफ्तर हिट हो गया है। नेतन्याहू वैसे तो पिछले 48 घंटे से किसी मीडिया आउटलेट पर नहीं आए, सामने नहीं आए। हो सकता है खुफिया मकाम पर हूँ, लेकिन उनके दफ्तर पर हमला होना ईरान की बड़ी कामयाबी है। वजारत दिफा पर भी अटैक हुआ। अब देखते हैं अगले 24 घंटों में क्या सूरत हाल होती है। जो जैसा भी कुछ होगा हम आपको उससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।